तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम टाइम सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में प्रस्तुत है पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नॉजिक के सिद्धांतों की महत्वपूर्ण व्याख्या, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जैसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। दोस्तों, जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नॉजिक के सिद्धांतों से सभी परीक्षाओं में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी की आगामी परीक्षाओं में लगभग 2 से 3 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे आप सभी लोग इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ सकें और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से टैकल कर पाएं। तो दोस्तों, आज एग्जाम टाइम सीरीज का 25वां वीडियो है और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद भारतीय राजनीतिक विचारकों को हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और पढ़ते हैं जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नॉजिक के सिद्धांतों के बारे में विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं जॉन रॉल्स के बारे में। जॉन रॉल्स का समय 1921 से 2002 है। दोस्तों, इनके जीवन परिचय पर नजर डालते हैं। जॉन रॉल्स एक उदारवादी, समतावादी राजनीतिक दार्शनिक थे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। प्लेटो की तरह इनकी भी विचार प्रणाली का केंद्र भी न्याय का सिद्धांत है। तो प्लेटो और अरस्तु के बाद न्याय के सिद्धांत का अगर किसी ने स्पष्ट रूप से व्याख्या की है तो वो जॉन रॉल्स हैं। और प्लेटो और अरस्तु के बाद न्याय सिद्धांत से जुड़ा हुआ एक प्रमुख नाम है जॉन रॉल्स, और इसीलिए इनकी थ्योरी जो है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले जॉन रॉल्स की रचनाओं पर नजर डालेंगे। तो इनकी पहली रचना जस्टिस एज फेयरनेस 1985 में प्रकाशित हुई। दूसरी रचना है ये थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में आई। तीसरी पुस्तक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में प्रकाशित हुई। चौथी पुस्तक है द लॉ ऑफ पीपुल 1993 में प्रकाशित हुई। और पांचवी पुस्तक है जस्टिस एज फेयरनेस ए री स्टेटमेंट 2001 में आई। तो अब बात करेंगे जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में, क्योंकि न्याय सिद्धांत के लिए ही जॉन रॉल्स प्रसिद्ध हैं और उनके न्याय सिद्धांत से ही रिलेटेड क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जिस तरीके से प्लेटो के न्याय सिद्धांत का जो बैकग्राउंड था वो वहां पर पहले से प्रचलित न्याय सिद्धांत थे, उसी तरीके से जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की पृष्ठभूमि पर यानी बैकग्राउंड पर नजर डालेंगे। तो जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत 1960 व 70 के दशक में अमेरिकी समाज में जो उथल पुथल हो रही थी उसी का परिणाम था दोस्तों। और रॉल्स ने उपयोगिता के न्याय सिद्धांत के जवाब में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो प्रश्न यहां से बन सकता है आप सभी के लिए कि जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किस सिद्धांत के जवाब में दिया था। तो दोस्तों, आप सभी को यहां से यह चीज ध्यान रखनी है कि उपयोगिता के न्याय सिद्धांत के जवाब में इन्होंने अपना न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रॉल्स का प्रसिद्ध कथन है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। जिस प्रकार सत्य चिंतन का है, वही न्याय समाज के पारस्परिक फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम या सहयोगात्मक चेष्टा है। जॉन रॉल्स कहते हैं कि राज्य समान नागरिकों का एक समुदाय है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत मूलतः कांटवादी है, जिसमें कांट की नैतिक प्रस्थापनाओं का सहारा लेकर उपयोगितावाद का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय व स्वतंत्रता समुदाय या कार्यकुशलता जैसे दूसरे राजनीतिक मूल्यों की तरह एक राजनीतिक मूल्य नहीं है। इसकी बजाय न्याय एक मानक है। तो न्याय को मानक किसने माना है? तो जॉन रॉल्स ने माना है। जॉन रॉल्स आगे लिखते हैं कि न्याय एक राजनीतिक मूल्य नहीं बल्कि एक मानक है, और ये स्टेटमेंट परीक्षाओं में पूछा गया है। जॉन रॉल्स का मानना है कि न्याय का आधार नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन होता है, जबकि कुछ विचारक न्याय के आधार के रूप में नैतिकता को स्थापित करते हैं। लेकिन जॉन रॉल्स बिल्कुल इनसे अपोजिट है और वो कहते हैं कि न्याय का आधार विवेकशील चिंतन है। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के प्रतिपादन में उपयोगितावाद की आलोचना करते हुए अपने न्याय के सिद्धांत का आधार रखा है। रॉल्स जहां लाक, रूसो व कांट का समर्थक है, वहीं बेंथम के विचारों का विरोधी है। और आप सभी लोग जानते हैं बेंथम जो है उपयोगितावाद के प्रमुख उन्नायक माने जाते हैं। रॉल्स बेंथम व हेनरी सिग्बिक द्वारा समर्थित शास्त्रीय उपयोगितावाद का कट्टर आलोचक है और इसकी आलोचना भी करता है। उपयोगितावाद एक उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत पर बल देता है जिसका
उद्देश्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इस परिणाम की प्राप्ति के लिए वह शुभ के विचारों को अधिकार से पहले रखता है। राल्स पर कांट का प्रभाव है, इसलिए अधिकारों की अवधारणा शुभ की अवधारणा से पहले है और राल्स का न्याय सिद्धांत स्वउद्देश्य पूर्ण न होकर परिणाम निरपेक्ष है, अतः इसमें अधिकार शुभ से पहले है, आत्मन साध्य से पहले है। राल्स की अवधारणा देखें अगर तो राल्स कहते हैं कि अधिकार शुभ से पहले है या आत्मन साध्य से पहले है। कांट के विचार व्यक्ति स्वयं में साध्य है से प्रेरित हैं। राल्स के न्याय व्यवस्था के अनुसार सुखी लोगों के सुख को चाहे कितना ही क्यों ना बढ़ा दें, उससे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं वास्तविकता पर आधारित एक कथन है। राल्स का प्रसिद्ध कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है, जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता है। राल्स जो है लाक रूसो कांट द्वारा समर्थित सामाजिक समझौता प्रणाली का प्रयोग करता है, इसलिए राल्स के न्याय सिद्धांत को न्याय का अनुबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। तो न्याय के अनुबंध सिद्धांत को किस विचारक के न्याय सिद्धांत को कहा जाता है? तो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को न्याय के अनुबंध सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। राल्स के न्याय के विश्लेषण का आधार कांट का नैतिक दर्शन रहा है। दोस्तों, राल्स के न्याय के सामाजिक समझौता सिद्धांत से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाओं पर नजर डालते हैं। तो पहली है मूल स्थिति की अवधारणा, दूसरा है अज्ञान का पर्दा, तीसरा है विमर्शी समत्व, चौथा है प्राथमिक वस्तुएं, पांचवा है विवेकशील वार्ताकार। जॉन रॉल्स यह मानते हैं कि अज्ञान का पर्दा की अवधारणा कांट के नैतिक सिद्धांत में अंतर्निहित है। मूल स्थिति में व्यक्ति विवेकी होते हैं और न्याय के सिद्धांतों की खोज वस्तुनिष्ठ व निष्पक्ष तरीके से करने के लिए अज्ञान के पर्दे में रहते हैं। यह भी एक काल्पनिक स्थिति है। मूल स्थिति में व्यक्ति समझौता करते समय अपनी वर्गीय स्थिति, सामाजिक हैसियत, योग्यता, निपुणता नहीं जानता है। वह नहीं जानता कि वह श्वेत है या अश्वेत है, अमीर है या गरीब है, दलित है या पिछड़ा, हिंदू है या मुस्लिम। यही बातें तो समाज में संघर्ष पैदा करती हैं और उनके बारे में उसे ज्ञान नहीं है। इसी अज्ञान के कारण वह निष्पक्ष रूप से समझौता करते हैं। अज्ञान के पर्दे में समझौताकार निम्नलिखित बातों को नहीं जानते हैं। किन किन बातों को नहीं जानते हैं जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग? तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि अपनी वर्गीय स्थिति व सामाजिक हैसियत को नहीं जानते हैं, भाग्य द्वारा प्राप्त प्राकृतिक संपदा व क्षमताओं को नहीं जानते हैं, शुभ के बारे में उनकी कोई अवधारणा नहीं होती है और न ही वह सभ्यता व संस्कृत के स्तर को जानते हैं कि हम कितने सभ्य व सुसंस्कृत हैं। लेकिन वह पक्षकार जानते हैं। पक्षकार क्या जानते हैं? कि अपने समकालीनों को जानते हैं, समाज के सामान्य तथ्यों को जानते हैं, आर्थिक सिद्धांतों व राजनीतिक मामलों की साधारण समझ होती है उनमें, और सामाजिक संगठन व मानव मनोविज्ञान की साधारण बातें जानते हैं। उनमें न्याय की चेतना भी होती है। विवेकशील वार्ताकार पर जॉन रॉल्स के विचारों को अगर देखें तो जॉन रॉल्स ने मूल स्थिति में जिन मनुष्यों की कल्पना की वह विवेकशील वार्ताकार हैं, जो न्याय के सिद्धांतों का पता लगाने के लिए आपसी सहमति से समझौता करते हैं। विमर्शी समत्व पर देखें तो जॉन रॉल्स के अनुसार मूल स्थिति व न्याय के सिद्धांत स्थिर व स्थायी नहीं है, समय अनुसार बदलते रहते हैं, और यही जॉन रॉल्स के अनुसार विमर्शी समत्व है। प्राथमिक वस्तुएं किसे कहा है जॉन रॉल्स ने? तो जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या मूलतः प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की समस्या है, अर्थात न्याय का मुख्य गुण वितरण का गुण है। अब न्याय सिद्धांत पर नजर डालेंगे जॉन रॉल्स के। तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि विवेकशील वार्ताकार आपसी विचार विमर्श से न्याय के दो सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। यही दो सिद्धांत रॉल्स के न्याय संबंधी विचारों का केंद्र बिंदु है। अब नजर डालते हैं किन दो विचारों पर निर्भर है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, पहला पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति को सबसे विस्तृत स्वतंत्रता का ऐसा समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो दूसरों को वैसी ही स्वतंत्रता के साथ निभा सके, जिसे समान स्वतंत्रता का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक व आर्थिक विषमताएं इस ढंग से व्यवस्थित की जाएं कि इनसे हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो, जिसे भेदमूलक या विभेद का सिद्धांत कहा गया है। दूसरा जो बी पॉइंट है वो ये है कि ये विषमताएं उन पदों और स्थितियों के साथ जुड़ी हों जो अवसर की उचित समानता की शर्तों पर सबके लिए सुलभ हों। इसे अवसर की उचित समानता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत था, जिन बिंदुओं पर आधारित था उसको पढ़ा। अब जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। जॉन रॉल्स ने न्याय के 3 प्रकार बताए हैं।
शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय में पहला है पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय। इस न्याय में प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के समय प्रक्रिया के साथ साथ परिणामों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसा कि उपयोगितावाद में रखा जाता है। दूसरा है अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय। इसमें लक्ष्य या परिणाम का तो ध्यान रखा जाता है पर प्रक्रिया का नहीं, जैसा कि साम्यवाद में। तीसरा है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। इसमें प्रक्रिया का ध्यान रखा जाता है, उद्देश्यों या परिणामों का नहीं। अगर प्रक्रिया निष्पक्ष व उचित है तो परिणाम भी उचित ही आएंगे। राल्स अपने न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहता है, क्योंकि इसमें वितरण की प्रक्रिया न्यायसंगत है, न कि कोई परिणाम प्राप्त करने का आग्रह। इसीलिए राल्स के न्याय सिद्धांत को फल निरपेक्षता या परिणाम निरपेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब बात करते हैं परस्पर व्यापी मतैक्यता या अतिव्यापी सहमति यानी ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस। मूल स्थिति में जब अनुबंध होता है तो धार्मिक, दार्शनिक, राजनीतिक या नैतिक सिद्धांतों पर वार्ताकार एकमत होते हैं और ऐसी एकमतता या सहमति की व्यवस्था को संवैधानिक लोकतंत्र में आगामी पीढ़ियों के लिए भी होती है। यह सहमति कांट के आदर्शवाद से प्रभावित है और इसी को परस्पर व्यापी मतैक्यता या अतिव्यापी सहमति कहते हैं, जिसे ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस के नाम से भी पुकारा जाता है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के अन्य कौन कौन से नाम है उस पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के नाम से भी जाना जाता है। न्याय का अनुबंध मूलक या सामाजिक समझौता सिद्धांत भी इन्हीं के न्याय सिद्धांत को कहा जाता है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत, न्याय का फल निरपेक्ष या परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत और परस्पर व्यापी मतैक्य का सिद्धांत या मैक्सिमिनी प्रिंसिपल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और एक नाम इसका और है जो क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के रूप में भी इसे कहा जाता है। अब राल्स की एक पुस्तक है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस का मूल्यांकन क्या है उस पर नजर डालेंगे। तो ब्रायन बेरी ने कहा यह ग्लोड स्टोनियन व स्पेंसियन न्याय है। वहीं डेनियल बेल कहते हैं कि यह समाजवादी नैतिकता वाला उदारवादी चिंतन है। निस्बेट कहते हैं इसमें रूसो की आत्मा है। और सीबी मैकफरसन कहते हैं यह संशोधित उदारवाद है। राल्स का न्याय सिद्धांत उदारवादी, लोकतांत्रिक, पूंजीवादी, कल्याणकारी राज्य का परिष्कृत रूप है। वहीं माइकल सैंडल कहते हैं न्याय नहीं, भ्रातृत्व समाज का प्रथम सद्गुण है। अमर्त्य सेन जो भारतीय विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि राल्स बांसुरी तो सबको देता है पर बजाना किसी को नहीं सिखाता है। जॉन राल्स विमर्शी लोकतंत्र का समर्थक है। विमर्शी लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है इस पर नजर डालते हैं। तो विमर्शी लोकतंत्र का अर्थ है नागरिक विभिन्न मुद्दों को लेकर आपस में विचार विमर्श करते हैं। किसी मुद्दे पर वह पक्ष या विपक्ष में अपना मत रखते हैं और तर्क करते हैं। विमर्शी लोकतंत्र के 3 प्रमुख तत्व होते हैं, जिनमें पहला है सार्वजनिक विवेक, दूसरा है संवैधानिक प्रजातांत्रिक संस्थाओं की उपस्थिति, तीसरा है नागरिकों द्वारा सार्वजनिक विवेक का अनुसरण कर सार्वजनिक मुद्दों पर बहस करना। 1999 में राल्स ने द लॉ पीपुल के सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व वैश्विक समाज पर लागू किया है। डेनियल बेल ने राल्स को समाजवादी नैतिकता का विचारक तथा उसके चिंतन को समाजवादी नैतिकता का उदारवादी चिंतक माना है। राल्स का न्याय समझौतावादी सिद्धांत पर आधारित है और राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को पेश करते हुए सबसे पहले उपयोगितावादी विचारों का खंडन किया था। तो ये था जॉन राल्स का न्याय सिद्धांत और उसकी आलोचना और उसकी प्रमुख रचनाओं का पोर्शन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट नॉजिक के बारे में दोस्तों, जिनका समय रहा है 1938 से 2002 ईस्वी तक। इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो रॉबर्ट नॉजिक अमेरिकन दार्शनिक व राजनीति दर्शन की समकालीन स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत के विद्वान थे। ये भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित थे। नॉजिक लॉक से प्रभावित थे। नॉजिक ने लॉक से प्रभावित होकर संपत्ति के अधिकार को मुख्य व प्राथमिक अधिकार माना है तथा अन्य अधिकारों को उसने गौड़ व द्वितीयक श्रेणी का माना है। लेकिन नॉजिक ने लॉक की प्राकृतिक कानून की मान्यता को पूर्णतः अस्वीकार किया है। नॉजिक ने प्राकृतिक कानूनों को पितृसत्तावाद के अवशेष की संज्ञा दी है। अब रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तकों पर नजर डालते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं, पहली है एनर्जी स्टेट द यूटोपिया 1974 में प्रकाशित हुई। दूसरी पुस्तक है द एग्जामाइनेड लाइफ 1989 में प्रकाशित हुई। तीसरी पुस्तक है द जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स 1989 में ये भी प्रकाशित होती है। और पुस्तक है द नेचर ऑफ रैशनैलिटी जो इनकी 1993 में प्रकाशित हुई। नॉजिक के मुख्य विचार कौन से हैं? तो नॉजिक ने न्यायिक का अधिकारिता सिद्धांत दिया है, न्यूनतम राज्य का सिद्धांत दिया है, अधिकारों का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत दिया है, जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन हो, इस सिद्धांत को दिया है, और न्याय की ऐतिहासिक संकल्पना भी इनकी तरफ से प्रतिपादित की गई है। अब नॉजिक के मुख्य विचारों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे
स्वेच्छातंत्रवाद क्या है? इसे नव उदारवाद या नव दक्षिणवाद भी कहा जाता है। यह समकालीन उदारवाद की वह धारा है जो निर्बाध स्वतंत्रता, निजीकरण, संपत्ति के अधिकार, हस्तक्षेप, न्यूनतम राज्य व रात्रि प्रहरी राज्य, खुला व एडम स्मिथ वाले अदृश्य हाथ में विश्वास करता है तथा कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का विरोधी है। स्वेच्छातंत्रवाद के कई रूप प्रचलित हैं, पर इसका सबसे महत्वपूर्ण विचार रॉबर्ट नॉजिक है। नॉजिक ने रॉल्स के उदार समतावादी न्याय सिद्धांत के विरुद्ध 1974 में अपनी पुस्तक एनार्ची, स्टेट एंड यूटोपिया में स्वेच्छातंत्रवादी आदर्श का चित्रण किया है। अब बात करते हैं साध्यमूलक व ऐतिहासिक न्याय सिद्धांत पर रॉबर्ट नॉजिक के क्या विचार हैं। नॉजिक का प्रसिद्ध कथन है, न्याय इतिहास का मसला है, न कि साध्य स्थितियों का। नॉजिक ने अपने सिद्धांतों को न्याय की ऐतिहासिक संकल्पना कहते हैं। साध्य मूलक सिद्धांत क्या है? तो यह सिद्धांत सौद्देश्य मूलक है, जो संसाधनों का बंटवारा करते वक्त प्रक्रिया की बजाय साध्य यानी उद्देश्य व परिणाम पर ध्यान देता है। जैसे मार्क्सवाद आवश्यकतानुसार बंटवारा करता है, उपयोगितावाद अधिकतम सुख के योग के आधार पर तथा राल्स जरूरतमंद को पुरस्कार को साध्य मानकर बंटवारा करते हैं। उन्हें सामाजिक न्याय सिद्धांत कहा जाता है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है। तो ऐतिहासिक सिद्धांत के वितरण के परिणाम की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देता है और इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति ने अतीत अर्थात भूतकाल में जो कार्य किए थे वही ऐतिहासिक कार्य संसाधनों पर उसके स्वामित्व को तय करते हैं। चूंकि लोगों के कार्य, योग्यताएं, क्षमताएं अलग अलग होती हैं, अतः संपत्ति पर उनकी हकदारी व स्वामित्व में भी अंतर पाया जाता है। कोई अमीर होता है, कोई गरीब, अतः किसी साध्य की प्राप्ति के लिए इनकी संपत्ति से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। आगे रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि न्याय का यह प्रक्रियात्मक या ऐतिहासिक सिद्धांत संपत्ति के असीम अधिकार का समर्थन करता है और नॉजिक इसी सिद्धांत का कट्टर समर्थक है। इसे फल निरपेक्ष या परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत भी कह सकते हैं। अब बात करेंगे नॉजिक का न्याय व का हकदारी या अधिकारिता का सिद्धांत क्या है। नॉजिक का न्याय सिद्धांत हकदारी या अधिकारिता सिद्धांत कहलाता है। यह समानता व कल्याण की बजाय स्वतंत्रता व पात्रता यानी योग्यता पर बल देता है। नॉजिक अपने इस सिद्धांत को पूर्ण न्याय सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत वितरणात्मक न्याय का विरोधी है। दोस्तों, रॉबर्ट नॉजिक ने न्याय के अधिकारिता सिद्धांत के 3 नियम बताए हैं। पहला है न्यायपूर्ण अधिग्रहण, दूसरा है न्यायपूर्ण हस्तांतरण, तीसरा है अन्याय के परिष्कार का नियम यानी इक्वाइजिशन, ट्रांसफर और रेक्टिफिकेशन। ये 3 प्रमुख नियम बताए गए हैं न्याय के अधिकारिता सिद्धांत में रॉबर्ट नॉजिक की तरफ से। पहला है, इस प्रथम नियम के अनुसार जब संपत्ति व वस्तुओं पर पहले से किसी का दबाव या आधिपत्य न हो तथा उनका निजी आधिपत्य का अधिकार किसी अन्य को बदतर स्थिति में न ढकेलता हो, तब ही अधिग्रहण न्याय संगत होगा। वहीं ट्रांसफर या न्यायपूर्ण हस्तांतरण के अंतर्गत रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस संपत्ति का मालिक है उसे वह स्वेच्छापूर्वक कहीं भी खर्च कर सकता है, उसका हस्तांतरण कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है। राज्य इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि ऐसा विनिमय उचित व न्यायपूर्ण हो। अन्याय के परिष्कार सिद्धांत के नियम के अंतर्गत कहते हैं कि रॉबर्ट नॉजिक, अगर भूतकाल में किसी ने अन्यायपूर्ण तरीके से संपत्ति का अधिग्रहण या हस्तांतरण किया है तो राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अगर व्यक्ति अधिग्रहण व हस्तांतरण में जोर जबरदस्ती या धोखाधड़ी करता है तो उसका सरकार परिशोधन कर सकती है और उस पर टैक्स, जुर्माना या दंड भी लगा सकती है। अब बात करेंगे रॉबर्ट नॉजिक के न्यूनतम राज्य की अवधारणा पर। तो रॉबर्ट नॉजिक अपने राज्य को न्यूनतम या अत्यल्प राज्य की संज्ञा देता है। या रात्रि प्रहरी राज्य है जो चोरी, धोखेबाजी, शक्तिशाली लोगों के मनमाने कार्यों से सुरक्षा व समझौतों को लागू करवाने के कार्यों तक सीमित है। या राज्य सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन आदि कोई कल्याणकारी कार्य करता है तो उसे कुछ लोगों पर उनकी इच्छा के खिलाफ टैक्स लगाना पड़ेगा। ऐसा करने पर जो जैसा चयन करे, जिसका जैसा चयन हो, सिद्धांत का खंडन होता है। संक्षेप में अगर हम देखें तो यह राज्य सिर्फ सुरक्षा का कार्य करता है, जन कल्याण का नहीं। नॉजिक के अनुसार कल्याणकारी राज्य दासता की ओर ले जाता है। नॉजिक जॉन रॉल्स की वितरणात्मक सामाजिक न्याय की मान्यता को पूर्णतया अस्वीकार करता है क्योंकि इससे लोगों की संपत्ति का अधिकार बाधित होता है और कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करने के लिए राज्य को धनी लोगों पर टैक्स लगाना पड़ेगा, जबकि नॉजिक तो टैक्स को बेकार की संज्ञा भी देता है। अब अधिकारों का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत क्या है, इस पर नजर डालते हैं।
तो यह सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देता है, जहां समाजवाद, समतावाद आदि अधिकारों की सकारात्मक अवधारणा का समर्थन करते हैं, वहीं नाजिक की अधिकार अवधारणा नकारात्मक है। कल्याणकारी राज्य सकारात्मक अवधारणा के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि उपलब्ध करवाता है और न्यूनतम राज्य नकारात्मक अवधारणा के तहत इन अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। नॉजिक कांट व लॉक का समर्थक है, पर बेंथम के उपयोगितावाद का कट्टर आलोचक भी है। नाजिक ने अधिकारों विशेषकर संपत्ति के अबाध अधिकार को स्पष्ट करने के लिए कांट व लॉक के तर्कों का सहारा भी लिया है। कांट से व्यक्ति अपने आप में साध्य है, अधिकार शुभ से पहले है तथा आत्म स्वामित्व का तर्क लिया है, और लॉक से संपत्ति का अबाध अधिकार लिया गया है। अब देखते हैं रॉबर्ट नॉजिक के सिद्धांतों की आलोचना किस आधार पर की जाती है। तो नाजिक के प्रमुख आलोचकों में शेल्डोन एस बोलिन व करेन जॉनसन मुख्य। करेन जॉनसन ने नाजिक के न्याय व अधिकार संबंधी मान्यता के 4 आधार बताए हैं। पहला है व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। दूसरा है परिणाम की बजाय प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा है सामाजिक परमाणुवाद, सामाजिक हित व्यक्तिगत हितों का जोड़ है। और चौथा है राज्य एक शक्ति है जो सुरक्षा प्रदान करती है। पीटर पी बिंटोस्की के अनुसार नाजिक का अत्यल्प राज्य की अपेक्षा स्वतंत्र बाजार ज्यादा है। अब महत्वपूर्ण कथनों पर नजर डाल लेते हैं जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों से जुड़े हुए हैं। सद्गुण ही ज्ञान है, यह सुकरात का कथन है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह प्लेटो का कथन है। राज्य व्यक्ति से पहले है, ये अरस्तु का स्टेटमेंट है। और कानून वस्तुओं की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले आवश्यक संबंध हैं, ये मॉन्टेस्क्यू का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का साक्षात रूप है या स्वरूप है, तो ये हीगल का कहा स्टेटमेंट है और ये परीक्षाओं में दसियों बार दोस्तों पूछा गया है। राज्य आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये टीएच ग्रीन का स्टेटमेंट है और ये भी सभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ परीक्षाओं में बार बार पूछा गया प्रश्न है। अगला स्टेटमेंट है विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए जंजीरों के सिवा कुछ नहीं, जबकि पाने को संपूर्ण संसार है। यह स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का है। न्याय शक्तिशाली का हित है, यह स्टेटमेंट थ्रेसिमेकस का है। और वहीं आगे मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन रूसो का है। सरकार मानव विवेक द्वारा निर्मित मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक योजना है, यह कथन बर्क का है। वहीं संपत्ति क्षतिविहीन सुख का स्रोत है, यह अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है। प्रजाजनों की अपने संप्रभु के प्रति बाध्यता तभी तक है और उससे अधिक नहीं जब तक उसमें उसे सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति है, ये हाब्स का स्टेटमेंट है। क्रांतियां इतिहास की वाहक हैं, ये कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। और पाप ही दासता की जननी है, ऐसा ऑगस्टीन महोदय ने कहा है। तो दोस्तों ये प्रमुख स्टेटमेंट भी थे जो पाश्चात्य विचारकों से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नॉजिक के विचारों और सिद्धांतों के बारे में और पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो आप सभी की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाली टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और उन सभी परीक्षाओं में जहां पर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर इन सिद्धांतों से हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे आने वाली परीक्षाओं में। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का ये अंतिम वीडियो था। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आने वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में भारतीय राजनीतिक विचारकों के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।